हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छा हूं और यहां पर मैं वापस से आपके लिए लेकर आ गया हूं अकाउंट्स के वीडियोस। तो सबसे पहले तो आपको कहना चाहूँगा ऑल दी वेरी बेस्ट। मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, आपके बोर्ड्स आने वाले हैं। जमकर मेहनत करिए। और मैं यहां पर कवर करने वाला हूं आज इस वीडियो में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज़, यानी आपके सिलेबस का, आईएससी और सीबीएसई के सिलेबस का इस वाले बोर्ड्स के लिए अच्छा खासा मार्क्स कवर करने वाला ये चैप्टर है। इसको अच्छे से करके जाइए, बहुत इजी है और बहुत अच्छे मार्क्स कवर करने वाला है। तो यहाँ पर हम ट्रिक के साथ में इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज़ की। बट उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते क्यों और क्यों बनाए जाते हैं। तो देखो, एक बिजनेसमैन पूरे साल बिजनेस करता है सिर्फ दो चीज़ें जानने के लिए। पहली, वो ये जानना चाहता है कि हमारे बिज़नेस ने पूरे साल फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म किया है, यानी हमने पूरे साल में प्रॉफिट अर्न किया है या फिर लॉस हुए हैं हमें। दूसरा, वो ये जानना चाहता है कि बिज़नेस के अंदर मैंने यानी मालिक ने खुद ने कितना पैसा लगा रखा है, या फिर हमने बाहर वालों से कितना पैसा लोन ले रखा है यानी कि लायबिलिटी, या फिर हमारे पूरे बिजनेस के अंदर एसेट्स कितनी हैं। तो बेसिकली वो 5 चीज़ों पे फोकस करता है। कौन कौन सी, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले सी, दूसरा एल, ई, ए और आर वो क्लियर करना चाहता है। क्या क्लियर करना चाहता है? पहला सी मीन्स कैपिटल। वो जानना चाहता है कि बिजनेस के अंदर उसने खुद ने कितनी कैपिटल लगा रखी है। दूसरा, वो जानना चाहता है कि उसके बिजनेस के ऊपर कितनी लायबिलिटी है। तीसरा, ई से वो जानना चाहता है उसके बिजनेस में पूरे साल में कितने एक्सपेंसेस हुए हैं। दूसरा, वो जानना चाहता है कि उसके बिजनेस के अंदर सारी एसेट्स कितनी हैं। और आर से वो जानना चाहता है कि उसके बिजनेस ने पूरे साल में कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। तो बेसिकली दिमाग में दो चीज़ें होती है। कौन कौन सी? एक तो वो जानना चाहता है बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, तो उसके लिए वो कंसीडर करता है एक तो एक्सपेंस और एक रेवेन्यू। इन दोनों को कंसीडर करके वो क्या जानना चाहता है कि बिजनेस के हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है। और दूसरा, वो जानना चाहता है कैपिटल कितना लगा रखा है हमने, हम पर लायबिलिटी कितनी है और हमारे ऊपर हमारे बिजनेस के अंदर एसेट्स कितनी हैं। यानी वो इन तीनों चीज़ों की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है वो ये जानना चाहता है। और ये दोनों चीज़ें जानने के लिए ही वो क्या बनाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है। जैसे याद करो, आप क्लास 11th में बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, और उस ट्रेडिंग अकाउंट के बाद में आप बनाते थे P&L अकाउंट। और याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में और P&L अकाउंट के डेबिट में और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और P&L अकाउंट के क्रेडिट में क्या आता था? तो ट्रेडिंग और P&L अकाउंट के डेबिट में आते थे एक्सपेंसेस, और ट्रेडिंग और P&L के क्रेडिट में क्या आती थी? इनकम्स मतलब रेवेन्यूज़। यानी ये वो जानना चाहता है बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी कि हमें कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या फिर हमें कितना नेट प्रॉफिट हुआ है। और उसके बाद वो जानना चाहता है फाइनेंशियल पोजीशन। उसके लिए वो क्या बनाता था? उसके लिए वो बनाता था बैलेंस शीट। और उस बैलेंस शीट के अंदर वो 3 चीज़ें लिखता था। कौन कौन सी? एक तो वो लिखता था कैपिटल, और दूसरा उसके बाद वो लिखता था लायबिलिटी। ठीक है। उसके बाद वो राइट हैंड साइड में यहाँ पर लिखता था वो एसेट्स। ठीक है। अच्छा, पहले जो हम बनाते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बनाते थे, फाइनल अकाउंट जो हम बनाते थे, वो ऐसे बनते थे। यानी एक चीज़ यहाँ पर डेबिट में और एक चीज़ यहाँ पर क्रेडिट में। वैसे ही बैलेंस शीट भी ऐसे ही बनती थी, इधर कैपिटल और लायबिलिटी और इधर हमारे एसेट्स। यानी वो जो फॉर्मेट यूज़ करते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, वो फॉर्मेट होता था आपका हॉरिजॉन्टल ऐसे। बट अभी कंपनीज़ के हिसाब से हम जो बनाते हैं वो बनाते हैं वर्टिकल फॉर्मेट। अच्छा, जब आप 11th क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे तो आप कैसे बना लेते? कोई भी आइटम आपने कहीं भी लिख दिया चलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई भी एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन हमारी कंपनीज़ जो चलती हैं वो कंपनीज़ एक्ट 2013 के हिसाब से चलती हैं, यानी उस पर कंपनीज़ एक्ट 2013 एप्लीकेबल है, जो हमें बताता है कि हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे बनाना है। तो चलिए जानते हैं। कंपनीज़ एक्ट 2013, कंपनीज़ एक्ट 2013, ये वो एक्ट है जो हमारी कंपनीज़ पर एप्लीकेबल है। इसके अंदर एक सेक्शन है सेक्शन 2, और उसके अंदर एक क्लोज है 40। तो सेक्शन 2 क्लोज 40 के अंदर हमें बताया गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी के हिसाब से क्या क्या होती हैं, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कंपनी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो याद रखना हमेशा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज पर सेक्शन 2 क्लोज 40 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 5 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। कौन सी चीज़ें? 5 चीज़ें। वो 5 चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 सर, वो होती है नंबर 1 बैलेंस शीट। ठीक है।
जिसको हम पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें क्या बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन, इसको हम पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। और दूसरा होता है ट्रेडिंग और पीएनएल, बट यहाँ पर कंपनी के केस में उसको हम ट्रेडिंग और पीएनएल नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, ये जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे और हम जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाएंगे, इसकी हम डिटेलिंग देते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं, तो उस वर्किंग नोट को हम कहते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। क्या कहते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स। फोर्थ होता है यहाँ पर हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी बिजनेस के अंदर कितना कैश का इनफ्लो हुआ है और कितना कैश का आउटफ्लो हुआ है, यानी बेसिकली मीन्स कितना पैसा बिजनेस के अंदर आया है और कितना पैसा हमने पे किया है, बाहर गया है। एंड लास्ट में यहाँ पर आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो आपको ये समझ आ गया कि कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से सेक्शन 2 क्लोज 40 में लिखा हुआ है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 5 चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 बैलेंस शीट, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, और इस स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को हम इनकम स्टेटमेंट भी तो कह सकते हैं, क्योंकि ये हमें क्या बताता है कि हमारी कितनी इनकम है, तो इसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। और इन दोनों की डिटेल देने के लिए, वर्किंग नोट बनाने के लिए जो हम बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट। उसके बाद बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और उसके बाद में लास्ट में बनता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, जो हम क्लास 11th में यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में हम जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते थे, वो हम कैसे बनाते थे? हॉरिजॉन्टल। बट हम कैसे बनाएंगे अब? वर्टिकल। बस एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आप वहाँ पर बैलेंस शीट बनाते थे, उसमें आप यहाँ पर क्या लिखते थे? कैपिटल। बट कंपनी के केस में उसको कैपिटल नहीं कहते, हम उसको क्या कहते हैं? इक्विटी। तो देखो, एक साइड हो जाएगी आपकी इक्विटी एंड लायबिलिटी ये, और दूसरा आपका हो जाएगा इधर एसेट। ठीक है। अच्छा, इस वाली वीडियो में हम सबसे पहले कवर करेंगे बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट, हम समझेंगे, याद करेंगे। उसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा, वहाँ पर हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल को, फॉर्मेट को पूरे को याद करेंगे। उसके बाद में नोट्स टू अकाउंट की डिटेलिंग के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, और एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर हम बोर्ड के क्वेश्चंस भी कवर करने वाले हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक अलग से पूरा चैप्टर है, उसका तो हम पूरा चैप्टर ही कवर करेंगे। और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपके सिलेबस में नहीं है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फॉर्मेट की। तो देखो, यहाँ पर जो आपका मैंने कहा कि कंपनीज एक्ट 2013 जो है, कंपनीज एक्ट 2013, उस 2013 वाले एक्ट में एक शेड्यूल दिया हुआ है जिसका नाम है शेड्यूल नंबर 3, शेड्यूल 3। और उस शेड्यूल 3 के अंदर 2 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 2। एक है पार्ट 1 और दूसरा है पार्ट 2। तो ये जो पार्ट 1 है, इसके अंदर हमें फॉर्मेट दिया हुआ है बैलेंस शीट का, फॉर्मेट दिया हुआ है किसका? बैलेंस शीट का। और जो पार्ट 2 है शेड्यूल 3 का, उसके अंदर हमें फॉर्मेट दिया हुआ है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। क्या दिया हुआ है? फॉर्मेट, इन अलग अलग पार्ट में। तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हम बनाते हैं फॉर्मेट किस चीज़ का? बैलेंस शीट का। तो हमें सीखना है, तो चलिए आ जाइए मेरे साथ। सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं। तो देखो स्क्रीन पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? समराइज्ड स्टेटमेंट किस चीज़ के? अकाउंटिंग डेटा। अकाउंट डेटा मतलब क्लियर, CLEAR। कौन बनाता है? एंटरप्राइज बनाता है। और ये क्या बताते हैं हमें? ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किस बारे में? प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, यानी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। फिर मैंने आपको बताया 240 के हिसाब से क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं। बैलेंस शीट के अंदर 3 चीज़ें आती हैं, एसेट, लायबिलिटी और इक्विटी। इक्विटी मतलब कैपिटल बेसिकली। उसके बाद में ये हमें क्या बताता है? फाइनेंशियल पोजीशन, और इसको हम पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। उसके बाद में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में हमारे क्या बताता है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है बिजनेस की, और उसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो ये आपके सामने ओपन कर दिया है मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट। कहाँ बताया था मैंने? पार्ट 1 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। फॉर्मेट कैसे बनेगा? सबसे पहले आप ऊपर कंपनी का नाम लिखेंगे, उसके बाद में बैलेंस शीट आप कौन सी डेट में बना रहे हैं वो आप लिखेंगे। और फॉर्मेट कैसे बनाना है? सबसे पहले आप लिखेंगे पर्टिकुलर्स, फिर एक कॉलम बनाएंगे नोट नंबर का, उसके बाद में करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। अगर एक ही साल का डेटा दे रखा है तो एक ही साल का डेटा आप वहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखो फॉर्मेट मैंने कैसे बताया? वर्टिकल, यानी ऊपर से आएंगे नीचे की तरफ। तो यहाँ पर बेसिकली बैलेंस शीट को याद करने के लिए ध्यान रखना, हमेशा 2 मेजर हेड होते हैं। कितने मेजर हेड होते हैं? 2। यानी कि जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि बैलेंस शीट के 2 पार्ट होते हैं, एक इधर लेफ्ट साइड और एक राइट साइड।
ये था आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, बट अब हम कैसे बनाएंगे, वर्टिकली, यानी दो हिस्से में बटा रहेगा, एक हिस्सा ऊपर वाला और एक हिस्सा ऊपर नीचे वाला। तो कितने हेड हो गए, दो हेड, एक हेड हो गया ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो ऊपर वाला जो हेड है उसका नाम क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी मतलब वही जो मैंने आपको बताया था, कैपिटल। तो एक हेड हो गया आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी और दूसरा मेजर हेड हो गया एसेट। अब हमें इस पूरी बैलेंस शीट को इन सीक्वेंस जैसा लिखा गया है वैसे ही याद करना है, क्योंकि ये एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 के हिसाब से ही बनाया जाता है, तो उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते। तो याद कर लेते हैं। देखो याद करने में थोड़ा मुश्किल है, बड़ी बैलेंस शीट है, बट देखो मैं आपको कैसे ट्रिक से याद कराता हूँ। तो चलिए याद कर लेते हैं। याद रखना इक्विटी एंड लायबिलिटी ये एक नहीं है, दो चीज़ें हैं, एक इक्विटी है और एक लायबिलिटी है। तो कैसे याद करेंगे, इक्विटी के 2 बच्चे, लायबिलिटी के 2 बच्चे। सर इक्विटी के 2 बच्चे कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है शेयर होल्डर्स फंड और दूसरा होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अच्छा यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ये मनी है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो इक्विटी के 2 बच्चे, पहला शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ये 2 बच्चे हो गए किसके, इक्विटी के। फिर 2 बच्चे किसके हैं, लायबिलिटी के। कौन से, आपको तो पता ही है, पहला नॉन करंट लायबिलिटी और दूसरा करंट लायबिलिटी। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी के जो मेजर हेड है उसके मेन हेड कौन कौन से हैं, 4 हैं। पहला शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट लायबिलिटी और उसके बाद में करंट लायबिलिटी। अब इसके अंदर भी सब हेड है, तो वो कैसे याद करेंगे, बहुत ईजी है। तो याद करो ये जो शेयर होल्डर्स फंड है यानी जो पहला मेन हेड है इक्विटी का, उसके 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, उसके 3 बच्चे हैं और तीनों को ही शर्म नहीं आती। 3 बच्चे हैं शेयर होल्डर्स फंड के और तीनों को ही शर्म नहीं आती। शर्म मतलब SRM, शर्म मतलब SRM, ये देखो SRM। एस से क्या होता है, एस से होता है शेयर कैपिटल यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दूसरा आता है आर मतलब रिजर्व एंड सरप्लस, और थर्ड आता है यहाँ पर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। तो शेयर होल्डर फंड के 3 बच्चे, तीनों को शर्म नहीं आती। एस से शेयर कैपिटल, आर से रिजर्व एंड सरप्लस, एम से मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। फिर दूसरा वाला मेन हेड क्या था, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसके बच्चे ही नहीं है, उसको छोड़ दो। उसके बाद में आता है नॉन करंट लायबिलिटी, इसके 4 बच्चे हैं, और करंट लायबिलिटी इसके भी 4 बच्चे हैं। याद कैसे करना है, बिल्कुल सिंपल है। नॉन करंट लायबिलिटी को याद करने की ट्रिक है एल डोल, एल से लॉन्ग टर्म बोरिंग, देखो मेरे साथ में, लॉन्ग टर्म बोरिंग। डी से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ओ से अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और एल से लॉन्ग टर्म प्रोविजन। वापस से मेरे साथ रिपीट करो, याद हो जाएगा अभी। एल डोल, एल से लॉन्ग टर्म बोरिंग, डी से डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ओ से अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, और एल से लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर आता है आपका करंट लायबिलिटी, इसको कैसे याद करेंगे, एस टोस, एस से शॉर्ट टर्म बोरिंग, टी से ट्रेड पेबल्स, ओ से अदर करंट लायबिलिटी, और एस से शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक है, यहाँ तक याद हो गया। तो ये था आपका पहला मेजर हेड जिसका नाम था इक्विटी एंड लायबिलिटी। अब हम सेकंड मेजर हेड की बात करते हैं, एसेट। इसके 2 बच्चे हैं, कौन से, एक है नॉन करंट एसेट और एक है करंट एसेट। अच्छा जी, नॉन करंट एसेट के अंदर 5 चीज़ें आती हैं, यानी कि आप कह सकते हो इसके 5 बच्चे हैं। याद कैसे करेंगे, याद करेंगे PNDLO। पहले हम इसको कहते थे FNDLO, बट हम इसको बोलते हैं PNDLO। पी क्यों हो गया सर, पहले हम इसको बोलते थे फिक्स्ड एसेट, बट अब इसका नाम यहाँ पर चेंज हो गया है, फिक्स्ड एसेट नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। तो आपका फिक्स्ड एसेट को हमने रिप्लेस कर दिया है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। उसके बाद इसके अंदर भी 4 सब हेड आते हैं जिसको मैं बोलता हूँ टिक्की, TICI, टिक्की। बट इसको अब टिक्की नहीं बोला जाएगा, क्यों, क्योंकि ये जो टेंजिबल एसेट है इसको भी हमने रिप्लेस कर दिया है किससे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से, और दूसरा वाला है इंटेंजिबल एसेट, ये वाला। ठीक है, तो बेसिकली आपको फिक्स एसेट नहीं बोलना है, अब आपको बोलना है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। फिर इसके भी 4 सब हेड हैं। टेंजिबल एसेट नहीं बोलना है, क्या बोलना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर दूसरा, बाकी सब सेम है, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और आई से इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। ये हो गया आपका पहला P। बट मैंने क्या बताया आपको, PNDLO, ये अभी P हुआ है। अब बात करते हैं N की। N क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बोलो मेरे साथ में, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। D से डेफर्ड टैक्स एसेट, बोलो मेरे साथ में, डेफर्ड टैक्स एसेट। फिर L से लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। फिर O से अदर नॉन करंट एसेट।
अदर नॉन करंट एसेट, अदर नॉन करंट एसेट, मेरे साथ याद करो, PNDLO, PNDLO, P से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। फिर उसके भी 4 बच्चे हैं, पहले P से क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दूसरा इंटेंजिबल एसेट, तीसरा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, फिर I से इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, पिक्की PICI। फिर PNDLO में N आता है, N क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, D से डेफर टैक्स एसेट, फिर L से लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, फिर O से अदर नॉन करंट एसेट। अब बात करते हैं करंट एसेट की। तो फाइनली हमारा बैलेंस शीट खत्म होने वाली है। करंट एसेट के 6 बालक हैं, मतलब 6 बच्चे हैं। इसको कैसे याद करेंगे, बहुत सिंपल, इसकी ट्रिक है CIT CSO। CID आता था ना पहले, वो CID नहीं है, वो CIT है। तो CIT CSO, बोलो मेरे साथ में, CIT CSO, CIT CSO। C से क्या होगा सर, C से होगा करंट इन्वेस्टमेंट, I से इन्वेंट्रीज, T से ट्रेड रिसीवेबल, C से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, S से शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और O से अदर करंट एसेट। वापस से CIT CSO, CIT CSO, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट। अच्छा, यहाँ पर इक्विटी एंड लायबिलिटी जैसे ही खत्म होगा हम यहाँ पर टोटल कर देंगे बैलेंस शीट का, वैसे ही यहाँ पर जब एसेट खत्म होगा तो एसेट का भी हम यहाँ पर टोटल कर देंगे बैलेंस शीट का। समझ आ गई। तो यहाँ पर हम बनाते हैं वर्टिकल फॉर्मेट में बैलेंस शीट को। याद कैसे करना है, बिल्कुल एक बार वापस से मेरे साथ रिवाइज करिए। क्या बताया मैंने, बैलेंस शीट के 2 मेजर हेड होते हैं, पहला होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, दूसरा होता है एसेट। इक्विटी एंड लायबिलिटी में 4 मेन हेड है, कौन कौन से, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। फिर शेयर होल्डर फंड के 3 बच्चे हैं, तीनों को शर्म नहीं आती, शर्म मतलब SRM, बोलो मेरे साथ में, SRM। S से शेयर कैपिटल, R से रिजर्व एंड सरप्लस, M से मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। फिर दूसरा क्या है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसको खाली छोड़ दो, उसका कुछ नहीं आता उसके अंदर। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी, L डोल, क्या है, L डोल, बोलो साथ में, L डोल। L से लॉन्ग टर्म बोरोइंग, D से देखो डेफर टैक्स लायबिलिटी, फिर O से अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, फिर L से लॉन्ग टर्म प्रोविजन। फिर आता है करंट लायबिलिटी, उसकी ट्रिक क्या है, S से शॉर्ट टर्म बोरोइंग, T से ट्रेड पेबल्स, O से अदर करंट लायबिलिटी और S से शॉर्ट टर्म प्रोविजन। फिर आती है एसेट। एसेट में 2 मेन हेड है, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट। नॉन करंट एसेट कैसे याद करेंगे, PNDLO, P से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, इसके अंदर 4 सब हेड, कौन सा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, उसके बाद में इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। फिर N से नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट एसेट। फिर आता है करंट एसेट। करंट एसेट में क्या है, CIT CSO, CIT CSO। C से करंट इन्वेस्टमेंट, I से इन्वेंट्री, T से ट्रेड रिसीवेबल, C से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, S से शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और O से अदर करंट एसेट। और यहाँ पर आकर के पूरी बैलेंस शीट आपकी खत्म हो जाती है। अभी तुरंत रजिस्टर निकालिए, पेन निकालिए, पूरे फॉर्मेट को लिखने की कोशिश करिए और अभी इसके मेरे साथ में इसको आपने याद कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद में एक और वीडियो लाऊंगा मैं जिसमें हम इस पूरे बैलेंस शीट के फॉर्मेट को हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है।